अच्छा, कुछ पढ़ा है आप लोगों ने या सिर्फ बस मुंह उठा के आ गए सारे? सर मुंह उठा के आगे। क्या? मुंह उठा के आगे। ओहो, चलो मैं क्विज सर लेता हूँ एक। स्टार्टर से पहले एक चीज बता दें सर, वो जो हडूप पे टास्क रन करना है वो कौन सा टास्क है? वर्ड काउंट। वर्ड काउंट करना है, सही हो गया। ठीक है। ओके, और सर उसकी सबमिशन लाइक यानी कि जो डेडलाइन है उसकी वो 31st है ना? 31 दिसंबर से पहले, मसलन 31 दिसंबर से पहले से अब मुराद ये है कि 31 दिसंबर खत्म होने से पहले आप लोगों ने काम करना है। ठीक हो गया सर। ये नहीं कहना कि मुझे अब। लेकिन सर आपने कहा है कि जिसके 100 व्यूज होंगे उसको 100 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन सर आप वो नहीं चेक करेंगे कि लाइक वीडियो में उसने काम जो किया वो सही काम किया है या गलत काम किया है? तो पहले तो काम चेक होगा ना, उसके बाद व्यूज चेक होंगे। सही, दोनों यानी कि दोनों की मार्क्स है। पहली सर बात है, आप जो किसी और चीज के अपलोड करेंगे तो उसके तो मार्क्स नहीं अपलोड होंगे। चैनल बनाना पड़ेगा। नहीं बेटा, वो खुद ही बन जाता है चैनल। अब अपलोड करें बना हुआ है सिर्फ। ना, तो सर क्या चाहिए, दोबारा ईमेल बनाओ नया। क्या मतलब दोबारा ईमेल बनाए? सर मेरा ऑलरेडी है चैनल ना, तो फिर मैं तो बस, एक दूसरा ईमेल लूंगी। एक चैनल पे एक ही ईमेल बनती है, एक ईमेल पे। एक ही चैनल पे एक वीडियो अपलोड नहीं थी, एक चैनल पे आप हजारों वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो उसमें से ये वाली सर वीडियो अपलोड। इररिलेवेंट वीडियो मैं क्यों अपलोड करूं, मैं ये कह रही हूँ। क्या? मैं इररिलेवेंट वीडियो क्यों ऐड करूं उसमें? इररिलेवेंट। इररिलेवेंट वीडियो? आपकी बात ये इररिलेवेंट है, चलो ठीक है, मैं 0 देता हूँ, फिर आपकी बात से रेलेवेंट हो जाएगा। सर दूसरा किसी और के मेल से कर लेती हूँ ना मैं। नहीं 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 बेटा, मैं एक जगह मैं इररिलेवेंट है चेक कर लो, जा मार। अरे सर मतलब मेरे वहां पे दूसरी वीडियोस है ना, मतलब मैं उसमें कौन सी ये दूसरी हैं? खाने पकाने की वीडियो हैं क्या है? सर स्ट्रिंग आर्ट की हैं। क्या है? सर स्ट्रिंग आर्ट की हैं। ये क्या चीज होती है? मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे एक वीडियो सेंड कर लेता कि मैं चेक कर लूंगी क्या चीज है। ठीक है सर, है भी अभी एक ही वीडियो। चलिए सर, अच्छा, मैं ईमेल में डाल दूंगी, कोई मसला नहीं। उसमें एक चैनल बना लेना पीवीडी, उसके अंदर फर्दर एक सेक्शन बना लो पीवीडी। ओके। सर प्लेलिस्ट बन जाती है ना, प्लेलिस्ट बना लेना। प्लेलिस्ट बन नहीं जाती है। नहीं नहीं, इसका मतलब है सर ने और वीडियोस देनी है, मतलब मैं प्लेलिस्ट बनाऊं, मतलब हाँ, फिर तो separate। प्लेलिस्ट बनाए वैसे ही है। पीवीडी से, और उसमें सिर्फ राइट्स मुझे दे दे व्यू करने के। ठीक हो गया सर। हाँ, तो आपके व्यू 0 होंगे और 0 मार्क्स होंगे फिर भी। वाह सर, इसका मतलब आप ही नहीं देख रहे ना। अच्छा, वापस आते हैं हडूप के ऊपर। बस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? किस किसने पढ़ा है? घर जाके नहीं, बस लैपटॉप ओपन करके। घर तो आप पहले थी। जितना आपने बताया था उतना ही किया। चलो मैंने लास्ट में एक क्विज लेना है, तो आप लोग क्विज के लिए पहले से रेडी हुए हैं। ये मेरे हाल में मैंने एक्सप्लेन किया था हडूप को, इकोसिस्टम जो होता है ना, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। या नहीं किया था? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कदरदान मेहरबान। जी सर। कह रहा हूँ कि ये एक्सप्लेन हुआ था या नहीं हुआ था, या दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? दोबारा कर सर दे कर सर। दिया था आपने। किया था ना? चलो ठीक है। अच्छा, ये हडूप का इकोसिस्टम है जिसके साथ हडूप के जो बेसिक जो लाइब्रेरी वगैरह जो यूज हो रही थी ना डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हडूप के जो मेन मकसद है, जाहिर बात है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोसेसिंग का काम कर रहा होता है, जो कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर उसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हडूप को हम यूज करते हैं, और हडूप के साथ साथ ये जो लाइब्रेरीज यूज की जा रही होती है, ये डिफरेंट टास्क के परफॉर्म करने में उसकी हेल्प कर रही होती है। जिस तरह आपके पास पिग और हाइव है, पिग के अंदर हम ज्यादातर डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं, जो एसक्यूएल लाइक डेवलपमेंट होती है, फॉर एग्जांपल क्यूरीज लिखना, क्यूरीज को रिट्रीव कराना और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करना। इसी तरीके से हाइव जो है,
हाइव आपके पास फेसबुक ने प्रोड्यूस किया था, तो इसमें ज़्यादातर जो आपके डेटा एनालिस्ट होते हैं वो जब प्रोसेसिंग या एनालिसिस कर रहे होते हैं डेटा के ऊपर, वो ज़्यादातर उसको यूज़ कर रहे होते हैं हाइव को। ठीक है। और जो बाकी लाइब्रेरी लाइक मेहाउट हो गए हैं या ड्रिल हो गए या एवरो हो गई है या एचबेस हो गई है, मेहाउट ज़्यादातर आपके पास जो मशीन लर्निंग के डिफरेंट जितने भी एल्गोरिथम्स हैं मशीन लर्निंग के, फॉर एग्जांपल के मीन्स हो गया, KNN हो गया या SVM हो गया या ID3 एल्गोरिथम्स हैं, तो सारे के सारे इसके अंदर बिल्ट इन उनकी APIs अवेलेबल हैं, उनके फंक्शंस अवेलेबल हैं। आपने बस सिंपल उनको यूज़ करना है और अप्लाई करके उसका रिजल्ट को चेक करना है, एनालाइज करना है। और HBase जो है ये आपके पास ज़्यादातर आपके कॉलमनर डेटाबेस जो होती है लाइक SQL या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आपके पास डेटाबेस है, या Oracle हो गई है, ये भी उस तरह का सा मिलता जुलता एक डेटाबेस की एक API है जिसमें हम उस तरह के एक डेटाबेस वगैरह आप बना सकते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग फॉर बिग डेटा में हमने क्या करना है, हमने अब अपाचे स्पार्क को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है, हडूप को जो स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 लेक्चर में हम अपाचे स्पार्क को डिटेल में स्टडी करेंगे कि अपाचे स्पार्क जो है वो है क्या चीज़, और हडूप और अपाचे स्पार्क में आपस में क्या कंबाइन चीज़ है और क्या उसके अंदर नेगेटिविटी है और क्या पॉजिटिविटी है उसके अंदर में। और साथ में इसके साथ साथ हमने बाकी जो लाइब्रेरीज वगैरह हैं जो डेटा साइंस के अंदर यूज़ हो रही है, जो बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, गूगल के कुछ लाइब्रेरीज हैं, गूगल कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। लाइक बिग क्यूरी हो गई या अमेजॉन एथेना हो गया, तो इस तरह के डिफरेंट हमने यूज़ करने होते हैं। हम इसको स्टडी भी करेंगे, टेक्निकल स्टडी भी इसकी करेंगे, थ्योरेटिकल और डिटेल स्टडी करेंगे, और साथ में उसके ऊपर आपको कुछ असाइनमेंट्स भी मिलती रहेगी बिग क्यूरी के ऊपर या स्पार्क के ऊपर। जैसे आज मैंने एक और असाइनमेंट देनी है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोग चुप हो गए, चलते हैं क्या? नहीं सर। सर बस मैंने सुन कहा ही रहे हैं, जी सुन रहे हैं आपकी बात। चलो अच्छी बात है। अच्छा, ये हडूप कर ये दूसरी असाइनमेंट आ गई है। जी, ये दूसरी असाइनमेंट 3 है, असाइनमेंट 3 आज आ जाएगी आप लोगों के पास। ये हडूप का आर्किटेक्चर है जिसमें मेरे पास हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स भी हैं, मैप रेड्यूस, और उसमें मास्टर नोड होते हैं और स्लेव नोड होते हैं। मास्टर नोड में क्या क्या चीजें होती हैं और स्लेव नोड में क्या क्या चीजें होती हैं। मास्टर नोड में चेक कर आपके पास हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है और मैप रेड्यूस है, और मैप रेड्यूस के साथ साथ आपके पास जॉब ट्रैकर, नेम नोड और सेकेंडरी नेम नोड। और स्लेव्स में स्लेव्स हम उन कंप्यूटर को कहते हैं जो एक सर्वर के साथ अटैच हुए होते हैं, जो एक सर्वर के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। ये आपके पास वही आपके पास स्लेव नोड जो आपके पास टर्मिनल कंप्यूटर जैसे कहते हैं, या जैसे नोड कहते हैं, जो आपके पास एक सिंगल कंप्यूटर तो जो एक सर्वर के साथ अटैच हुआ होता है, इसको हम स्लेव कहते हैं, या आपके पास नोड कहते हैं, या टर्मिनल कंप्यूटर से कहते हैं, जिसने एक्चुअल एग्जीक्यूशन करनी है, जिसने एक्चुअल डेटा को अपने पास स्टोर करके प्रोसेस करना होता है, वो उसको हम स्लेव या डेटा नोड कहते हैं। अच्छा, अब जो ये नेम नोड है या सेकेंडरी नोड है या ये जॉब ट्रैकर है, ये करते क्या हैं? जॉब ट्रैकर एक डेमन प्रोसेस है, एक डेमन है जो कि हडूप और मैप रेड्यूस इंजन के अंदर ये रन हो रहा होता है। अब्दुल्ला, डेमन क्या चीज होती है? डेमन प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं? अब्दुल्ला, आप चले गए? मैं एब्सेंट कर लूं फिर? अब्दुल्ला कलीम, चलो बाकी बता दें। अब्दुल्ला कलीम को तो एब्सेंट में लगा देता हूं। डेमन प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं? हमार, शुजा साकिब,
मिशा रेहान, हाँ जी चलो आप बताओ। जैनब, जी जी मुर्शद जी पूछिए। सर डेमन प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं? जैनब बता रही है, जैनब सर जो बैकग्राउंड में चलते हैं। जी कौन से होते हैं? सर गौहर जो गूगल बैकग्राउंड में चलते हैं सर्च कर रहे हैं। उन्हें ऑपरेटिंग। हाँ जी, डेमन प्रोसेस वो प्रोसेस जो बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं, या जो आपके स्मार्टफोन्स के अंदर जो एप्लीकेशन होते हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, जो बैकग्राउंड के अंदर रन हो रहे होते हैं और आपके डेटा को कंज्यूम कर रहे होते हैं, और आपके रैम या आपके हार्ड डिस्क डेटा वो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जॉब जी जॉब बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। जॉब ट्रैकर जो है, जॉब ट्रैकर भी आपके पास एक डेमन प्रोसेस है। जैसे आप हडूप को इनिशिएट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये रन होना शुरू हो जाता है, और ये हडूप के लाइव पोजीशन तक, जब तक हडूप चल रहा है तब तक आपके पास ये जॉब ट्रैकर के जो प्रोसेस है ये भी रन हो रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, ये आपके यूजर से जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। जॉब से मुराद ये है कि किसी एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यूजर ने कह दिया आपके पास हडूप में एक कस्टमर का डेटा सेट पड़ा हुआ है, एक कस्टमर के फॉर एग्जांपल मेट्रो का डेटा सेट पड़ा है जिसमें आपके पास कस्टमर ने रिव्यूज दिए हुए हैं, कमेंट्स वगैरह पास किए हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास कुछ 14 मिलियन रिकॉर्ड या 50 मिलियन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, जो एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो आपके पास ऑरेकल है या एसक्यूएल सर्वर है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या वो काफी ज्यादा टाइम लगा रहा होता है। तो आपने हडूप को दिया और हडूप ने उस फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट नोड्स के ऊपर रख लिया। अब यूजर ने क्वेरी कर दी है कि फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर क्या रिव्यूज रखते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो वो जब रिस्पॉन्स मिलता है किसी कस्टमर को, वो हडूप जाहिर बात है विद इन अ सेकंड्स वो रिस्पॉन्स उन्हें देना होता है। तो जॉब ट्रैकर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कस्टमर से क्या करे, टास्क को या किसी क्वेरी को एक्सेप्ट करे और आगे पास कर दे स्लेव नोड्स को। तो वो स्लेव नोड्स क्या कर रहे होते हैं, स्लेव नोड्स में एक फर्दर एक प्रोसेस रन हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं टास्क ट्रैकर। टास्क ट्रैकर क्या रहता है, टास्क ट्रैकर उस टास्क को एग्जीक्यूशन करने में हेल्प कर रहा होता है, वो एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है और साथ साथ अपने जॉब ट्रैकर को अपडेट भी कर रहा होता है कि इतने परसेंटेज हो गया, इतने परसेंटेज हो गया। इसी तरीके से आपके पास जो जॉब ट्रैकर है वो भी फिर आगे फर्दर अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को वो क्या कर रहता है, अपडेट करता रहता है कि इतने परसेंटेज आपका टास्क कंप्लीट हो गया, इतने परसेंटेज टास्क कंप्लीट आपके पास हो गया, ठीक है। तो जॉब ट्रैकर क्या कर रहा है कि वो कस्टमर से टास्क ले रहता है और उसको एग्जीक्यूट कर रहता है। ये विच फॉर्म आउट ऑल मैप प्रोड्यूस टास्क टू द डिफरेंट नोड्स इन द क्लस्टर्स, मतलब वो टास्क को डिफरेंट नोड्स जो आपके पास क्लस्टर में रन हो रहे होते हैं हर एक को पास कर लेता है। जो भी आइडल पोजीशन में होते हैं या जो भी उसको हार्ट बीट कर रहा होता है कि हाँ जी मुझे टास्क दो, मैं आइडल पोजीशन पे हूँ, मैं आपको परफॉर्म करके दूं, तो उसको वो टास्क असाइन कर लेता है। और क्या होता है, उन्हीं नोड को असाइन करता है जिन नोड के पास उसी टास्क से रिलेटेड कुछ डेटा पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वो है नेम नोड। नेम नोड है क्या, जिस तरह के पास किसी एक क्लस्टर में जो आपके पास सर्वर का काम कर रहा होता है, सर्वर जो कंप्लीट आपके पास चीजें मैनेज कर रहा होता है, तो नेम नोड का काम भी वही होता है। नेम नोड एक्चुअल स्टोर कर रहा होता है आपका मेटा डेटा जो आपके पास पड़ा होता है। अब मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा वो डेटा जो किसी डेटा के बारे में उसने इंफॉर्मेशन रखी होती है कि फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है ये इसका कंटेंट क्या है, किस कंटेंट से रिलेटेड है, क्या कंटेंट है फॉर एग्जांपल,
वीडियोज हैं तो और वीडियोज का कंटेंट क्या है, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल वीडियोज हैं या एंटरटेनमेंट वीडियोज हैं, क्या वीडियोज हैं। अच्छा एजुकेशनल है तो किस एजुकेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कंप्यूटर साइंस से है या मैथ से है या स्टैट से है या किसी और फील्ड से हैं। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में सारे इसमें। अच्छा फिर उसके फाइल नेम, फिर नंबर ऑफ उसके पार्ट्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक आईडीज, रेप्लिकास, कंप्लीट डिटेल उनके पास होती है। और ये नंबर ऑफ रेप्लिका ये हडूप की सबसे बड़ी जो ट्रेडिशनल सिस्टम से शिफ्ट होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये हडूप जो है ना नंबर ऑफ रेप्लिका रख रहा होता है, मिनिमम 3 रख रहा होता है नंबर ऑफ रेप्लिकास। मसलन एक डेटा है तो उसके वो 3 कॉपी बना के डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर सेव करता है ताकि अगर कोई ये मेटा डेटा क्या होता है? ये लिखा हुआ है स्टोर द मेथड ऑफ एक्चुअल, फॉर एग्जांपल फाइल नेम, पाथ, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक आईडीज। ओके वो फाइल वो डेटा के बारे में जो डेटा रखना होता है उसको कहते हैं मेटा डेटा। कि फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है इसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, उसमें किस चीज का है, फाइल क्या है, पाथ क्या है, कितने नंबर ऑफ एमबीज में है, कहाँ पे रखा हुआ मैंने इसको कहते हैं मेटा डेटा। स्टोर मेटा डेटा ऑफ एक्चुअल डेटा। ओके सर। अच्छा नेम नोड क्या करता है, इट मैनेजेस फाइल सिस्टम नेम्स एंड रेगुलेट क्लाइंट एक्सेस फाइल्स। मतलब वो आपकी क्लाइंट को या एक कस्टमर को वो उस एक्सेस फाइल को एक्सेस भी मैनेज कर रहा है कि उसके पास इसकी एक्सेस है या नहीं है। रीड एंड राइट ऑपरेशन जितने भी उसके पास जो फाइल किए थे वो भी मैनेज कर रहा है कि कौन से यूजर के पास है, कौन से यूजर के पास उनकी रीड एंड राइट ऑपरेशन नहीं है। कंप्लीट RWX की एक डायरेक्टरी मेंटेन कर रहा होता है। और ये जैसे टास्क असाइन होता है तो ये ऑटोमेटिकली जाहिर बात है जिस नोड के पास आपके पास डेटा पड़ा होता है उस नोड को उससे रिलेटेड टास्क असाइन करने की कोशिश करता है। और उस स्लेव्स आपके पास जितने भी हैं उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा था कि ये आपस में मैनेज इसको मैं प्रॉपर्ली मैनेज कर सकूं। और नेक्स्ट कंसेप्ट है सेकेंडरी नेम नोड का। सेकेंडरी नेम नोड, एक है नेम नोड, दूसरा है सेकेंडरी नेम नोड। ये क्या चीज है? सेकेंडरी नेम नोड एक्चुअली आपके पास होता है जो नेम नोड का बैकअप लेना, क्योंकि जाहिर बात है नेम नोड भी एक कंप्यूटर है ना। जिस तरह हडूप को हम कहते हैं कि हडूप के अंदर आप जैसे भी क्वेरी करते हैं वो आपको एंटरटेन करता है, कभी भी फेल नहीं होता। मतलब जो उसके स्लेव नोड्स हैं वो तो फेल हो सकते हैं, लेकिन उसका जो नेम नोड है वो नेम नोड के अंदर ये कैपेबिलिटी कि वो फेल नहीं होता कभी भी। मतलब उन्होंने कभी मुराद ये है कि उन्होंने मैक्सिमम से मैक्सिमम इनको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की होती है कि वो फेल ना हो जाए। अब अगर खुदा ना खास्ता कहीं से वो फेल हो जाता है तो तब क्या करना होता है उसमें हडूप ने, वो बैकअप एक मेंटेन कर रहा होता है जिसको हम सेकेंडरी नेम नोड के भी कह सकते हैं या इसको हम एवाटार नेम नोड भी कह सकते हैं, एवाटार नोड। ठीक है, वो करता क्या है, उस कंप्लीट नेम नोड का स्नैपशॉट ले रहा होता है टाइमली वाइज, टाइम बाय टाइम पे वो स्नैपशॉट ले रहा होता है कि वो डेटा को कैसे नेम नोड के एक बैकअप बना रहा होता है। क्लियर है सब? अगर आपके पास नेम नोड फेल हो जाता है तो आपके सेकेंडरी नेम नोड ने काम करना होता है और सेकेंडरी नेम नोड से सारी चीजें आप रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं जॉब ट्रैकर नेम नोड के बारे में।
कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट है डेटा नोड। एक दफा दोबारा बता दें, वो जो सेकेंडरी वाला था, जी जो अभी लास्ट में था, ये सेकेंडरी नेम नोड, इसका दोबारा बता दें। सेकेंडरी नेम नोड एक्चुअली ये करता क्या है, ये आपके नेम नोड को बैकअप पर रख रहा होता है, अपने पास टाइम वाइज स्टोर कर रहा होता है, स्नैपशॉट्स ले रहा होता है अपने नेम नोड का, जो ओरिजिनली रन हो रहा था, जो ओरिजिनल सर्वर होता है उसका एक बैकअप ले रहा होता है ये। अगर रोजाना हादसा कहीं पे नेम नोड फेल हो जाता है या प्रॉपरली रिस्पांस नहीं कर पा रहा होता है, तो सेकेंडरी नेम नोड से आप डेटा को रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं। अपने नेम नोड का डेटा जितना भी है वो सेकेंडरी नेम नोड से आप रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये खास टाइम स्टैम्प के लिहाज से ये अपने आप को अपडेट करता रहता है, सिंक करता रहता है अपने नेम नोड के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डेटा नोड। डेटा नोड ये आपका एक्चुअल कंप्यूटर है, ये एक्चुअल टर्मिनल कंप्यूटर है जिसने काम करना होता है, जो रन हो रहा होता है, जिसने टास्क एग्जीक्यूट करने होते हैं, जिसको टास्क असाइन होते हैं जॉब ट्रैकर से या नेम नोड से। ये वो डेटा नोड है जिसने काम करना होता है। और उसके पास एक्चुअल वो डेटा स्टोर हुआ होता है जो किसी यूजर को या किसी कस्टमर को रिक्वायर होता है। और उसके पास वो सारी कैपेबिलिटी और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, रीड राइट एंड सारे रिक्वेस्ट की, उसको क्लाइंट को कि किस क्लाइंट को क्या क्या रिक्वेस्ट या हम रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसको नहीं। ठीक है। और डेटा नोड जो है ये एक आम नॉर्मल कंप्यूटर जो आपके पास घर में पड़े होते हैं या जो लैब्स में पड़े होते हैं, एक नॉर्मल एक कम्युनिटी हार्डवेयर बेस की कंप्यूटर होता है। इसमें कोई वो स्पेशल हार्डवेयर नहीं लगे होते हैं। नेम नोड के लिए तो आपको स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होती है, स्पेशल एक सिस्टम चाहिए होता है नेम नोड के लिए। लेकिन जो आपके पास डेटा नोड्स होते हैं वो एक आम कम्युनिटी बेस या एक आम जो ट्रेडिशनल जो आपके पास कंप्यूटर होते हैं उसी के ऊपर, उसी को हम डेटा नोड कहते हैं। और हडूप जैसे ही लाइव होता है या जैसे ही ऑन होता है तो क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन सेंस करता है नेम नोड को अपने बारे में, कि मेरे पास क्या क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं, क्या क्या लोकेशंस हैं और क्या क्या उसके पास डेटा पड़ा हुआ है, क्या क्या डेटा है। और साथ में वो सारी फाइल सिस्टम ऑपरेशंस सेंड करता है नेम नोड को। क्लियर है? In a data node, startups it announced itself to the name node along with the list of blocks it's responsible for. मतलब वो नेम नोड डेटा नोड अपने नेम नोड को अपडेट कर लेता है कि मेरे पास ये डेटा ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ये चीजें पड़ी हुई मेरे पास, और ये फंक्शनलिटी ही और ये कैपेबिलिटी है मेरी। उन सारी चीजें से वो अपडेट करता है अपने नेम नोड को। अच्छा, डेटा नोड क्या करता है? डेटा नोड जब कॉन्फ़िगर होता है तो जाहिर बात है उनके पास हार्ड डिस्क स्पेस ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि इन्होंने डेटा नोड ने ही अपने पास डेटा को सेव रखना होता है और उन्हीं डेटा के ऊपर वो एक्चुअल रीड एंड राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली डेटा नोड के पास आपके पास डेटा नोड के पास स्पेस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ये आपके पास हडूप मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल है कि अगर हडूप से कोई टास्क या कोई यूजर जब टास्क इनिशिएट करता है तो कैसे ये परफॉर्म हो रहा होता है। ये इसके अंदर बिल्ट इन ये कुछ फंक्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट क्या करता है, जॉब ट्रैकर
क्लाइंट से जॉब को या किसी एक टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है, और जॉब ट्रैकर के पास टास्क ट्रैकर हर टाइम या कोई एक टाइम स्टैम्प के लिहाज से वो एक हार्ट बीट भेज रहा होता है बार बार कि हाँ जी कोई काम तो नहीं है, मैं आइडल पोजीशन पे हूँ, मुझे काम असाइन कर दे, मुझे टास्क असाइन कर दो। ठीक है, तो वो टास्क ट्रैकर को जैसे ही काम असाइन होता है, किसी को एक टास्क असाइन होता है, तो वो मैप प्रोड्यूस के जरिए उसको रन करना शुरू कर लेता है। और जैसे रन करता है तो जाहिर बात है वो अपने टास्क के कंप्लीशन से पहले या टास्क के कंप्लीशन के दौरान वो जॉब ट्रैकर को अपडेट भी करता रहता है। ठीक है, और अपनी प्रोग्रेस बताता रहता है कि इतने परसेंटेज हो गया और इतना काम हो गया, इतने परसेंटेज और इतना काम हो गया, और जॉब ट्रैकर आगे कस्टमर को रिस्पॉन्स करता रहता है कि इतने परसेंटेज काम हो गया। तो जाहिर बात है जॉब ट्रैकर ने उस टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट नोड्स को असाइन किया होता है। ये नहीं होता तो जॉब ट्रैकर उसी टास्क को जो उसके पास जॉब आई होती है वो किसी एक नोड को असाइन होता है, वो जॉब डिस्ट्रीब्यूट होकर डिफरेंट नोड्स को असाइन होता है। और एक जॉब किस तरह डिफरेंट नोड्स को असाइन होता है ये हडूप के इंटरनल सिस्टम है, और इंटरनल ही मैनेज कर रहा होता है सारा कुछ ये। ठीक है, और जैसे टास्क कंप्लीट हो जाती है ऑटोमेटिकली वो टास्क ट्रैकर सारे जितने भी टास्क ट्रैकर्स ने अपनी जॉब कंप्लीट किया होता है वो जॉब ट्रैकर को अपडेट कर लेता है, और जॉब ट्रैकर आगे फर्दर क्लाइंट को अपडेट कर सके टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, यस सर। अच्छा आगे थोड़ा सा, अब जब हडूप इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 या 6 के अंदर, जब कंपनीज ने वगैरह उनको इंस्टॉल करना शुरू कर लिया और यूज करना शुरू कर लिया, तो उनको कुछ इश्यूज आने शुरू हो गई हैं। हडूप के अंदर क्या क्या इश्यूज हो सकती हैं या क्या क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से बाकी टेक्नोलॉजीज या बाकी फ्रेमवर्क्स आने शुरू हो गए, और वो क्या इश्यूज हैं तो उसको थोड़ा सा आज स्टडी करते हैं। इश्यूज हैं कि फॉर एग्जांपल जो मैप प्रोड्यूस और हडूप का जो प्रोग्रामिंग मॉडल है ना, वो डेवलपर्स के लिए काफी हेक्टिक और काफी कॉम्प्लेक्स था। वो इसलिए क्योंकि हडूप जो है ना वो जावा के ऊपर बिल्ट हुआ है कंप्लीट, और इतने सारे एपीआईज उनके इंटीग्रेट कराना, उनके लिए रैपर क्लासेस लिखना, और हर एक एपीआई के साथ अपनी तरीके से कम्युनिकेट कराना, क्योंकि जाहिर बात है एनालिसिस सिर्फ जावा के अंदर नहीं हो रही होती है, बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी उसको साथ काम कर रही होती हैं। पाइथन हो गई है, स्केला हो गई है, या गोलैंग हो गई है। तो जावा के साथ वो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, डिफरेंट एपीआईज और उनके अपनी जो प्रोग्रामिंग मॉडल था वो काफी भी कॉम्प्लेक्स था। और क्योंकि जाहिर बात है आपके पास जो ज्यादातर एनालिसिस पहले ज्यादातर आपके पास एसक्यूएल के अंदर डेटा सेव हुआ है, और एनालिसिस रिपोर्टिंग के लिए कुछ ना कुछ आपके पास ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के कुछ टूल यूज किए जाते हैं, और वो ज्यादातर आपके पास C++ या .NET में हुआ करते थे। जब भी हडूप आया और उनके साथ इंटीग्रेशन के मसले आए तो फिर ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी और इंटीग्रेशन के मसले शुरू हो गए थे। सबसे बड़ा मसला उनके हाई एसक्यूएल के साथ शुरू हो गया था, क्योंकि हाइव जो है वो फेसबुक ने उन्होंने लॉन्च की हुई थी, और ये एक डेटा एनालिस्ट की एक लैंग्वेज थी, और ये इसके अपने डिक्लेरेटिव कुछ थे, अपने डिक्लेरेशंस थे, इसके अपने टाइप्स थे, अपने कीवर्ड्स वगैरह या अपने कुछ इनके मेथड्स वगैरह होते थे। तो वहां पे ये थोड़ा सा, हालांकि हाइव और पिग दोनों काफी ज्यादा यूज हो रहे थे, हडूप के साथ यूज हो रहे थे, लेकिन फिर भी डेवलपर को काफी कॉम्प्लेक्सिटी थी, डिफिकल्टीज हो रही थी प्रोग्रामिंग के में।
जो दूसरा है इसकी परफॉर्मेंस इश्यूज हैं हडूप के, वो आपके ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से तो काफी, जो आपके ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है लाइक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है या ओरेकल है, उनसे काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर काफी परफॉर्मेंस इश्यूज थे। और वो परफॉर्मेंस इश्यूज किस वजह से थे? क्योंकि हडूप जो है, हडूप आपका बेसिकली वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क के साथ रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मेमोरी को यूज नहीं करता, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा इश्यूज थे। जितने भी आपके पास रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे वो सारे के सारे आपके पास हडूप हार्ड डिस्क से डायरेक्टली कर रहा होता है। जैसे कि जाहिर बात है, जब आप हार्ड डिस्क के साथ रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे फाइल्स के ऊपर, तो वो जो परफॉर्मेंस है वो काफी डिग्रेड होती जा रही होती है, काफी डिक्रीज हो रही होती है, जिसकी वजह से ये भी एक सबसे बड़ा इशू था। और दूसरा जो मैप रिड्यूस का कॉम्बिनेशन है की वैल्यू पेयर का, डिक्शनरी का, और जब उसको ऊपर जॉइंट वगैरह लगना शुरू हो जाते थे एसक्यूएल की या हाई या पिक के, जब जॉइंट लगना शुरू हो जाते थे तब काफी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती थी। और फोर्थ वन जो आपके पास है वो है बैच मोड प्रोसेसिंग। हडूप जो है वो बैच प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है। और जो अपाचे स्पार्क हैं या अभी जो बाकी फ्रेमवर्क्स हैं, अपाचे स्पार्क या कुछ और हो गए हैं फ्लिंक वगैरह, वो रियल टाइम प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं। बैच प्रोसेसिंग कौन सी होती है अब्दुल्ला करीम? बैच प्रोसेसिंग कौन सी होती है? चलो रियल टाइम प्रोसेसिंग बता दो। सो गए सारे? अच्छा, बैच प्रोसेसिंग वो प्रोसेसिंग होती है यूजर इन्वॉल्व नहीं होता जी, नहीं नहीं, जिसमें यूजर इन्वॉल्व नहीं होता, यूजर इंटरेक्शन नहीं होती, किस चीज में? जो बैच प्रोसेसिंग होती है उसमें यूजर इन्वॉल्व नहीं होता है। फ्रंट एंड नहीं होता ना, मतलब ये पीछे चल रहे होते हैं सारे प्रोसेसेस जो जॉब बैच प्रोसेसिंग आपके पास रन टाइम नहीं, बैच प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके हार्ड डिस्क से डायरेक्ट की डेटा रीड एंड राइट कर रहा था, जो आपके पास रिपोजिटरीज होती है, जो आपके पास सेव डेटा होता है, उसके ऊपर आपके पास बैच प्रोसेसिंग हो रही होती है। जी रिपोजिटरी बेस्ड प्रोसेसिंग जो कह रहे थे वो आपकी बैच प्रोसेसिंग होती है। ऑलरेडी पहले से कोई डेटा सेव हुआ है, कहीं रखा हुआ है किसी ने, उनके ऊपर जब वो प्रोसेसिंग या एनालाइजिंग कर रहा था तब आपके पास वो बैच प्रोसेसिंग हो रही थी, उसे कहते हैं। और रियल टाइम प्रोसेसिंग वो प्रोसेसिंग जो रियल टाइम ही कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपके जो कैमरे लगे हुए हैं वो रियल टाइम डिटेक्शन कर रहे हैं या रियल टाइम रिकॉग्निशन कर रहे होते हैं, वो आपके पास रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपके यूसीपी की मेन गेट के ऊपर एक कैमरा लगा दूं और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करें, कार्ड ना दिखाएं, बस फेस से डिटेक्ट करें कि ये स्टूडेंट्स है या नहीं है, आउटसाइडर है या स्टूडेंट है। यहाँ पे सर जो मेटल डिटेक्टर होते हैं, क्या जो मेटल डिटेक्टर होते हैं, जहाँ पे जो गेट लगे होते हैं मेटल वाले, जो डिटेक्ट करते हैं कि बंदे के पास कोई वेपन तो नहीं है, वो भी तो हमारे पास रियल टाइम ही होते हैं। हाँ तकरीबन बिल्कुल। तो हडूप के जो सबसे एक डिसएडवांटेज है वो बैच प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा था, और अभी पूरी दुनिया आपके पास रियल टाइम पे शिफ्ट हो रही है, तो हडूप के अंदर ये कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो रियल टाइम प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके, वो बैच प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा था। एक मिनट बेटा। ओके सर।
अच्छा बेटा, तो ये बैच प्रोसेसिंग हम पढ़ रहे हैं। बैच प्रोसेसिंग हडूप की इसमें एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। तो अब जो रिसेंट जो बाकी टेक्नोलॉजीज हैं या बाकी जो फ्रेमवर्क्स हैं लाइक अपाचे स्पार्क हो गया या बाकी कुछ हो गए, फ्लिंक हो गया, वो सारे रियल टाइम प्रोसेसिंग भी कर रहे थे और साथ साथ बैच प्रोसेसिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं इश्यूज को सॉल्व करने के लिए 2009 में अपाचे स्पार्क मार्केट में आया था, जो कि बाद में अपाचे ये किसी यूनिवर्सिटी ने ये एक एपीआई थी डेवलप की थी, लेकिन बाद में क्योंकि ये ओपन सोर्स थी और ओपन सोर्स को ज्यादातर अपाचे ही हैंड ओवर कर लेता है, तो अपाचे ने उसको हैंड ओवर कर लिया और साथ में उसको अपडेट वगैरह डेवलपमेंट वगैरह दोबारा शुरू कर दी इसकी। मसलन उसकी जितने भी अपडेशन वगैरह हैं, जितने भी वर्जन कंट्रोल वगैरह हैं सारे के सारे, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं वो सारे के सारे अपाचे अब हैंडल कर रहा है। ठीक है, ये भी कंप्लीट ओपन सोर्स हैं और अपाचे फाउंडेशन के अंदर आपको पड़ेगा। ये अपाचे का लिंक है और साथ में असाइनमेंट 3 की भी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, असाइनमेंट 3 नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, नजर आ रही है। अपाचे स्पार्क को डाउनलोड करना है आप लोगों ने, डाउनलोड, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, और एक टेस्ट रन करना है आप लोगों ने प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट करना है। सर इसके स्क्रीनशॉट्स होंगे असाइनमेंट में? जी, मतलब हमने तो इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके एक प्रोग्राम को टेस्ट करना है, जी तो सबमिशन किस चीज की होगी? बेटा YouTube पे वीडियो बनानी है बेटा, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अपनी ठीक है, वीडियो ठीक है, बनानी है और ठीक है। YouTube पे अपलोड करनी है। मेरे ख्याल में अभी ठीक है सो के सर। उठ के आ गए हैं। नहीं नहीं सर, वो पुरानी असाइनमेंट मैंने सुनी है, मैं इसीलिए पूछ रहा था। ये बिल्कुल उसी तरह असाइनमेंट 2 की तरह ही है, असाइनमेंट 2 की तरह असाइनमेंट 3 भी करनी है। ज़ैनब बेटा 2 वीडियो बनानी है, ठीक है, एक हडूप के लिए भी और एक स्पार्क के लिए भी। सर दोनों के लिए टाइम सेम है? नहीं 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 नहीं, ये असाइनमेंट 3 है, असाइनमेंट 3 आप लोगों ने जमा करानी है नेक्स्ट अगले साल। अगले साल 1 साल का टाइम दे रहा हूँ। सर 1 साल कम नहीं है, 2 साल दे दें। नहीं नहीं, अगले साल जमा करानी है 2021 में आप लोगों ने 10 तारीख को। सर ये असाइनमेंट 2 जो है वो सीपी के नाम से बनी हुई है सबमिशन, वो है? जी नहीं नहीं, वो हडूप की वीडियो बनानी है यार, उसको वो है असाइनमेंट 2। ये लोग अभी उठ के आ जाते हैं ना, फिर शुजा साहब आप कहते हैं कि आप गुस्सा करते हैं। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सर मैंने तो नहीं submission कहा की कि आप तरफ- सर अच्छा, काट ये- जाते हैं कभी कभी आप गुस्सा वैसे। मैं दिल तो करता है ना ये सिकंदर और फहद को ना। नहीं नहीं सर, हम समझ गए, सर मैंने समझ गए सर, लास्ट गुस्सा नहीं करता। क्लास नहीं ली थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी बेटा कि आपने क्लास नहीं ली थी। नहीं सर, वो बस मजबूरी थी इसलिए अटेंड नहीं की क्लास। क्या चीज थी? मैंने कहा सर मजबूरी थी एक, इसलिए नहीं अटेंड की। चलो ठीक है, पूछ लेंगे। जैसे दोनों की वीडियो बनानी है, हडूप की भी और स्पार्क की भी, दोनों की वीडियो बनानी है आप लोगों ने, डाउनलोडिंग से लेके टेस्ट प्रोग्राम रन होने तक, ओके और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करनी है। जितने व्यूज आएंगे उतने नंबर होंगे, नहीं व्यूज आएंगे 0 नंबर होंगे। सर जो अपाचे पे टास्क है वो कौन सा? अपाचे पे टास्क कौन सा है?
ये सर आपने भी क्या है ना कि इस पे रन टेस्ट प्रोग्राम है, तो सर वो प्रोग्राम कोई सा भी हो जाए। वो उधर भी वर्ड काउंट का प्रोग्राम है। ठीक हो गया सर। हाँ जी, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये क्या है, इजी टू डेवलप्ड है। इजी टू डेवलप यानी कि इसके लिए क्या है, क्या है इसके अंदर ऐसी खसूसियात है कि ये इस अपाचे स्पार्क हडूप से डेवलपमेंट इसके अंदर आसान होती है। अपाचे स्पार्क जो है वो स्केला के ऊपर डेवलप हुआ है। स्केला एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अंदर जावा के जितने भी लाइब्रेरीज हैं, जावा के जितने भी एपीआईज हैं, वो आप सारे आसानी से इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाइथन के लिए इसके लिए है पाईस्पार्क, तो पाईस्पार्क को आप यूज करके अब पाइथन के जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो सारे के सारे आप इसके अंदर आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और काफी ज्यादा इसके एपीआईज अवेलेबल हैं, जावा के लिए भी और पाइथन के लिए भी। जाहिर बात है, अगर आप पाइथन पाईस्पार्क यूज करेंगे तो आपके जितने भी पाइथन की लाइब्रेरी है सारे के सारे आप इसमें इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जावा के यूज करेंगे, जावा वाला वर्जन यूज करेंगे, तो जावा के जितने भी एपीआईज है, जितने भी उसके लाइब्रेरीज हैं, वो सारे के सारे आप इसमें यूज कर सकते हैं। वैसे हडूप और स्पार्क के लिए आप लोगों को जावा पहले इंस्टॉल करना जरूरी है। ठीक है, तो दोनों के लिए आप लोग पहले जावा इंस्टॉल करेंगे, तभी आप लोग हडूप और स्पार्क चलाएंगे। ठीक है, इसका एक इंटरेक्टिव शेल प्रोवाइड करता है। शेल से मुराद ये है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिससे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेक्टिव शेल भी प्रोवाइड कर रहा होता है। वैसे इंटरेक्टिव शेल हडूप का भी होता है, तो ये भी प्रोवाइड कर रहता है। ठीक है, दूसरा होता है फास्ट टू रन। फास्ट टू रन कैसे है, ये 100 टाइम फास्टर है हडूप से। 100 टाइम क्या है हडूप से, ये फास्टर है। वो क्यों है, वो इसलिए है कि इन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन जितने भी करनी होती है वो मेमोरी के ऊपर कर रहा होता है। ये अपने स्टोरेज वगैरह जितने भी कर रहा होता है ये मेमोरी के ऊपर कर रहा होता है। रीड एंड राइट ऑपरेशन वगैरह जितने भी कर रहा होता है ये सारे के सारे मेमोरी के ऊपर कर रहा होता है। हडूप जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर कर रहा होता है। अपने रीड एंड राइट ऑपरेशंस या जितने भी उसके ऑपरेशन होते हैं वो सारे हार्ड डिस्क के ऊपर होते हैं। लेकिन इसके क्या है, इसके आपके पास मेमोरी के ऊपर हो रहे होते हैं। जाहिर बात है, आपका अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क या एक टेक्नोलॉजी हार्ड डिस्क के ऊपर कर रही है और दूसरा फ्रेमवर्क या दूसरी टेक्नोलॉजी आपके पास मेमोरी के ऊपर कर रही है, तो इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होगी एज कम्पेयर टू आपके पास जो हार्ड डिस्क के ऊपर कर रहा होता है। और मेमोरी, क्योंकि जब आप चेक कर लेते हैं आपके पास जो एक नॉर्मल हार्ड डिस्क है और एक दूसरी जो हार्ड डिस्क आपके पास होती है, तो इसमें काफी ज्यादा स्पीडी से आप काम कर सकते हैं। ये इसका अपाचे स्पार्क वर्सेस हडूप के वो है कि स्पार्क जो है वो आपके पास स्पीड अगर आप चेक कर लें तो वो हडूप से या हडूप मैपरेड्यूस से 100 टाइम फास्टर है। सिर्फ ये एक चीज नहीं है कि आपके पास जो है वो मेमोरी एग्जीक्यूशन वगैरह कर रहा होता है, बाकी चीजें भी इसके अंदर काफी और भी पैरामीटर्स हैं जिससे इसका स्पीड इंप्रूव हुआ है स्पार्क का। और हडूप जो है वो जाहिर बात है आपके ट्रेडिशनल सिस्टम से तो वो फास्टर है, लेकिन स्पार्क से वो स्लो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि स्पार्क आपका जो है स्केला के ऊपर राइट हुआ है, स्केला को यूज करते हुए स्पार्क डेवलप हुआ है, और हडूप जो है वो आपके जावा बेस्ड है। और स्केला के साथ साथ स्पार्क के डिफरेंट और वर्जन भी आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन बेस भी हैं और जावा बेस भी है। तो आप और एपीआईज वगैरह उनके जितने भी एपीआईज हैं वो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। हडूप के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हडूप के लिए हमें
जावा के लिए तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी और लैंग्वेज को जब आप यूज करते हैं हडूप में तो कोई रैपर क्लास लिखनी पड़ती है जिसको वो फिर रैप कराना पड़ता था उसी लैंग्वेज के इंटरफेस को। और फिर जो प्रोसेसिंग होती है स्पार्क में वो आपकी बैच भी होती है और रियल टाइम इंटरेक्टिव और अनइंटरेक्टिव भी होती है, आइटरेटिव भी होती है। लेकिन हडूप में आपकी क्या होती है, हडूप में बैच प्रोसेसिंग ही होती है और इजी ऑफ यूज ये एक कम्पैक्ट है और इजियर है हडूप से। और ये हडूप थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर काफी ज्यादा है। और कैशिंग का ये है कि आपके फॉर एग्जांपल जो स्पार्क है वो कैशे को यूज कर रहा था और हडूप जो है वो कैशे को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो हार्ड डिस्क से ही रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उमर जमशेद साहब, हो गए मोहम्मद उमर? जी मोहम्मद शुएब। सर अटेंडेंस लगा दे मेरी। उमर जमशेद, आपकी खराटे की आवाज इधर आ रही है। मोहम्मद शुएब किधर गए? और मोहम्मद मोहम्मद उमर जमशेद को तो मैं एब्सेंट कर दूं, एक मिनट। तो मुर्शद जी मेरे से क्या वैर है आपका? क्या हुआ है आपको? शुजा साकिब आप प्रेजेंट हैं? ओके सर, मैंने बस कंफर्म करना। शुजा साकिब आप प्रेजेंट हैं, चेक कर लो। ओके मुर्शद जी, ओके। अच्छा, उमर जमशेद एब्सेंट हो गया, ठीक है। सर उमर जमशेद प्रेजेंट। जी बेटा सो जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ। सर उमर सर भूख जमशेद बड़ी लग रही है, प्रेजेंट। जाके नाश्ता कर लो। अच्छा, नेक्स्ट लगा लेक्चर दी है मेरी जी क्या पूछ रहे हैं? मेरी अटेंडेंस लगा दी है कौन है यहाँ पर? सर उमर जमशेद। बेटा आप सो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। लगा दे सर। बाय बेटा। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है? नेक्स्ट लेक्चर में हमने अपाचे स्पार्क को डिटेल में स्टडी करना है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि स्पार्क या हडूप दोनों को किसी को स्टडी कर लो ताकि आप लोग की उमर जमशेद की तरह खराटे की आवाजें यहाँ ना आए। ओके सर। हो गई। और 31 से पहले आप लोगों ने असाइनमेंट 1 अपलोड, असाइनमेंट 2 अपलोड करनी है यूट्यूब के ऊपर। नेक्स्ट है थर्सडे को, ठीक है। और उसके बाद असाइनमेंट 3 जो है वो 10 को अपलोड करनी है। मतलब 10 से पहले आप अपलोड कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 को ही करें, लेकिन 10 जो है डेडलाइन है। ठीक है, ओके सर जी, ओके। ओके बेटा।